नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं पूल पंच। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीट कम होने के बाद संघ और बीजेपी को लेकर कई बातें हुई, दोनों के बीच मतभेदों को लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद संघ प्रमुख और संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं इंद्रेश कुमार, उनका बयान सामने आया और इन बयानों को लेकर लगातार तमाम प्रकार की राजनीति जो उसके पीछे है वो लगातार ये कही गई कि हो सकता है कि संघ और बीजेपी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका जो नतीजा है वो चुनाव पर दिखा। इस प्रकार की तमाम बातें हुई और लेकिन इसके पीछे भी कई ऐसी बातें हैं जो बीजेपी के हार के पीछे के कारणों को आगे दर्शाता है। उस पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए रोजाना के साथ मेरे साथ अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो सर, सबसे पहला सवाल कि जो कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख और संघ के कार्यकारिणी सदस्य जो है राष्ट्रीय इंद्रेश कुमार, उन्होंने जो बयान दिया है वो सीधे सीधे भाजपा पर अटैक है, इस प्रकार की बातें चल रही है और जो हार का कारण है उसे भी संघ को बता रहे हैं लोग। क्या कहते हैं आप? धन्यवाद नरेश जी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब पार्टी कोई चुनाव हारती है, जी। हारी नहीं है लेकिन उनका जिस तरह से मत प्रतिशत कम हुआ, सीटें कम हुई हैं, तो उसमें मंथन जरूरी है। जी। और मंथन में बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। उसको इस देखा जाए तो जो सालाना फंक्शन था उसमें जो संघ प्रमुख ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि जी। वो हर साल देते हैं, अपना इस तरह का जो उनका ऑब्जर्वेशन है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होता है, जो कि आने वाले समय के आने वाले वर्ष के लिए जो है संगठन की जो है एक तरह से नींव रखी जाती है, संगठन का विचारधारा मतलब किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इस तरह की उनकी एक देखा जाए तो जो उसके प्रमुख हैं उसके नाते वो दिशा निर्देशन देते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने उसी समय लोकसभा का रिजल्ट आया था जी। और उसके साथ में जो जिस तरह से बीजेपी सीटें कम हुई थी और उन्होंने उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग कर लिया, जो एक सलाह दी उसमें कि जो कार्य जो शासन को या जो सत्ता में है लोगों में सत्ता का अहंकार नहीं दिखना चाहिए। तो अहंकार शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वो उसी समय रिजल्ट आया था लोकसभा का और उनका वो भाषण जिसमें कि उन्होंने अहंकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया और मणिपुर के जो यहाँ पर जो कि इंतजार कर रहा है शांति का, जो दो मुद्दे थे, जो बातें उन्होंने कही, उसकी वजह से ये हलचल शुरू हो गई। और साथ ही मैं आपको याद होगा उसके साथ रिलेट करूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस के साथ में जो एक इंटरव्यू हुआ था बीजेपी चीफ का जो नड्डा साहब का, उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब उस स्थिति में नहीं है कि संघ के ऊपर डिपेंड हो। एक उन्होंने पासिंग रिमार्क दिया था, लेकिन सब एक साथ चीजें देखी जाने लगी और लोगों ने उसको रिलेट किया कि जो संघ और बीजेपी में जो है अनबन चल रही है, लोगों में जो है मतैक्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, राजनीति में बहुत सारी चीजों का जो नैरेटिव बनता है वो चूंकि ये विपक्ष इसमें मजबूत हो गया है, तो उसका नैरेटिव विंग जो है एक तरह से जो हमला करने के लिए उसके प्रोपेगेंडा का भी एक पार्ट है। लेकिन अगर हम लोग धरातल पर आके बात करें तो इस समय जो चल रहा है उसमें इस तरह की डिबेट बहुत जरूरी भी है। लेकिन सर, सबसे बड़ी चीज ये है इसमें, अगर संघ का साथ नहीं मिला होता भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में तो वो सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश भर में उसका असर दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देश भर में अगर आप बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये ऐसे राज्य हैं, गुजरात की बात करें जहां पर बीजेपी लगभग सीटें जीती हैं। 3 राज्यों में तो क्लीन स्वीप भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर वाकई में संघ का साथ नहीं होता तो यहाँ पर भी असर दिखता। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि संघ का साथ की बात दूसरे ढंग से देखी जाए, अगर इन सब जिन जगहों का आपने रेफरेंस दिया, इन सभी जगहों पे आपने देखा होगा कि बीजेपी के अगेंस्ट में जो है कांग्रेस डायरेक्ट फाइट कर रही थी। गुजरात में कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है कि बीजेपी को पूरी तरह से चैलेंज कर सके। कुछ हद तक राजस्थान में थी तो राजस्थान में वहाँ पर अंतर दिखा है। हरियाणा में कुछ हद तक अपने को मजबूत कर ली थी कांग्रेस पार्टी, तो वहाँ पर असर दिख रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में वो असर नहीं दिखा। इसीलिए मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी भले ही वहाँ पर आप कहें कि इंटरनल फ्यूड था, भीतरघात जिन दूसरे राज्यों में बात कही जा रही इंटरनल फ्यूड था, या फिर जो संगठन के लोगों की निराशा थी, या फिर उन्होंने शांति बनाए रखी, चुपचाप उन्होंने वोट दिया, अपना वोट दिया, दूसरों का वोट दिलवाना जो कहते हैं ना, जो कि संगठन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए पन्ना प्रमुख जैसे छोटे स्तर पर कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाता है। वो जो है 2 दिन पहले से ही जो वोट डलवाने के लिए जिसकी जिम्मेवारी होती 100 से 150 मतदाताओं की, तो वो उनको जो है जाके खटखटा देता है उनके दरवाजों पर कि साहब आपको चलना है, वोट देने जाना है। तो इस तरह की बातें हुई हैं जो कि जो प्रतिशत वोटर्स टर्नआउट जो कम हुआ, एक के बाद जो लगातार वो तकरीबन 5% की कमी आई है टर्नआउट ऑफ वोटर्स में, तो वो उसमें दिखता है। एक तो मौसम भी कारण रहा है, लेकिन दूसरा कारण ये था कि लोग डिसिल्यूजन्ड हो गए थे या जरूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक एक्सेप्शन है, उत्तर प्रदेश एक एक्सेप्शनल केस हो गया है
जिसके लिए बहुत सारा मंथन चल रहा है पार्टी में भी और संगठन में भी। दूसरे ढंग से संगठन, मेरे कहने का मतलब आरएसएस और उसके जो अनुषंगिक अंग हैं जी उनमें भी एक तरह से चल रहा है। बिल्कुल सर जी, जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की डायरेक्ट टक्कर की, तो इसी का हम अगला पन्ना देखें तो वहां पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा की जो मजबूती है, जिस प्रकार से मजबूती से सपा चुनाव लड़ रही है और सपा को जिस तरीके से पीडीए गठबंधन जो उन लोगों ने बनाया, कॉम्बिनेशन बनाया, उसके बाद उसका जो उनको वोट मिला है, वो क्या लगता है कि आपको वही सबसे बड़ा हार का कारण रहा है? जी हाँ, वो मैं आपको कहूँगा कि आप देखेंगे कि जो इंडिया ब्लॉक है जी, आप देखेंगे कि उन्होंने 43 सीट जीती है आउट ऑफ 80। 43 सीट, उसमें से 37 सीट जो है समाजवादी पार्टी ने जीती है और 6 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो उसकी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो वेस्टर्न यूपी हो चाहे ईस्टर्न यूपी हो, जी, ईस्टर्न, और आप देखेंगे कि इसके कुछ दिन पहले जो लोग असेंबली इलेक्शन हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा था अकेले दम पे। इंडिया ब्लॉक के बनने का यही ध्येय था, कांग्रेस की मजबूरी थी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ में आप देखेंगे कि मुस्लिम और यादव जो है वोट बैंक बहुत ज़बरदस्त है, उनका कंसोलिडेशन उनके पास में था, प्लस कुछ वोट जो है नॉन ओबीसी के भी उनके पास में थे। तो वो जो कंसोलिडेशन था उनका, उनके साथ में अगर कांग्रेस नहीं जाती, कांग्रेस को उस कंसोलिडेशन का ज़बरदस्त फायदा मिला है। आप देखेंगे उसका एग्जाम्पल है कि आप एक सीट का मैं एग्जाम्पल वेस्टर्न यूपी से लेता हूँ, मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में जो है वहाँ के जो 2 बार से जीत रहे थे संजीव बालियान, जाट नेता हैं, बड़े नेता, केंद्र में भी रहे, वो मंत्री भी रहे, तो वो चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो है एक उन्होंने अपने ही पार्टी के एक नेता का जो एमएलए भी रह चुके हैं पहले, उनका नाम भी लिया, संगीत सोम साहब का, जो कि राजपूत हैं। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ भीतरघात हुआ। वो आपस में उन लोगों की लड़ाई अलग बात है उस रीजन की, लेकिन मैं उसके एग्जाम्पल के जरिए कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मजबूत थी, उसमें किस तरह से हुआ। एक तो कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स हुआ, दूसरा आप देखेंगे कि जो एक तरह से देखा जाए डिवीजन ऑफ हिंदू वोट्स हुआ। डिवीजन ऑफ हिंदू वोट्स में आप पाएंगे कि जो परसेंटेज आया है, पहले इन लोगों ने पूरा का पूरा जो है नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रखा था, लेकिन वो जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक है उसमें भी दरार पड़ गई। उसमें दरार इसलिए पड़ गई क्योंकि एक तो आप देखेंगे कि जो प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने चलाया उसमें चाहे यूथ को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, अग्निवीर योजना हो, ये 2-3 मुद्दे थे जिनको इन लोगों ने जो है उस नैरेटिव को बहुत प्रमुखता से किया। बीजेपी थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी 400 पार के नारे के साथ में। वहाँ पर नेता लोगों को जो एक तरह से देखा जाए, जैसा कि इस समय परसेप्शन आ रहा है, जनता के बीच में परसेप्शन था कि मोदी जी की लीडरशिप में सभी लोग जीत जाएंगे। तो इस वजह से भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में भी जो है वहाँ का जो संगठन के कार्यकर्ता थे वो लोग चुपचाप बैठे रहे। वो लोग अपनी पार्टी में थोड़ा सा, जो इतनी बड़ी जब पार्टी हो जाती, कुछ ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, तो जो फुट सोल्जर्स कहते हैं, जो कि नीचे के काम करने वाले लोग हैं, वो लोग थोड़ा नेग्लेक्टेड भी हो जाते हैं। इन तमाम राजनीति के बीच सर एक बात ये भी उठ के आती है कि एक कहते हैं कि इस तरीके का माहौल बना देना कि जो समाजवादी पार्टी की जीत है वो बीजेपी के और संघ के बीच जो मतभेद हैं उसकी वजह से है। क्या इस तरह का नैरेटिव इस वक्त चुनाव के बाद पेश करने की कोशिश आपको लगता है? ये देखिए, ये अपोजिशन का हमेशा प्रयास रहेगा, क्योंकि ताकि जो है लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा किया नहीं, अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं सर। जिस तरीके से हार के तुरंत बाद ही ये बात सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच कुछ मामला ठीक नहीं चल रहा था, इसकी वजह से सपा जीती। उसके बीच में कई और कारण है। देखिए, जो अभी एक गठित की गई है कमेटी उत्तर प्रदेश में जांच करने के लिए, 3 स्तर पे जांच हो रही है। मंडल स्तर पे जो जांच हुई उसकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। 80 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो सीट दर सीट जहाँ हारी है उस पर एनालिसिस हो रही है। तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि तकरीबन, मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि 35 सीट, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम योगी की बात थी कि 35 सीट पे बात हो रही थी कि उन्होंने मना कैंडिडेट बदलने की बात कही थी, जो कि जो अगर बदली जाती वही तकरीबन वही उतनी ही सीट का मामला आ रहा, अगर वो होती तो रिजाउंडिंग विक्ट्री होती। तो उन्होंने भी, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि उन्होंने भी इन कैंडिडेट्स को दोबारा टिकट न देने के लिए कहा था। और कुछ जगहों पे जो 3 बार से लोग जीत रहे थे उनके लिए तो खास, 2 बार से जीत रहे थे उनके लिए तो खास हिदायत दी गई थी कि इन लोगों को बदल दिया जाए। लेकिन पार्टी जो कि ओवर कॉन्फिडेंट थी, पार्टी में जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जी लीडरशिप में लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे या नीचे का होमवर्क नहीं किया था, उन्होंने गलत रिपोर्ट
पेश की वहाँ पर नेतृत्व को कि लीडरशिप के जरिए आप चुनाव जीत जाएंगे। जी। तो ये सब कुछ कन्फ्यूजन थे, जिसकी वजह से जो अब बात सामने आ रही है वो भी बहुत बड़ा कारण था। और संगठन में कौन लोग हैं, संगठन में जो संघ काम करता है नीचे के लेवल जी। पे, वो डायरेक्ट जो है सामने नहीं दिखता है। तो उसके अनुषांगिक अंग है जो कि आप देखेंगे विश्व हिंदू परिषद भी है जी। और ये भी है, शिक्षा में, सब जगह उनके जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी एक बड़ा कारण है। तथा बाहर से लाए हुए लोग, बाहर से जो दूसरी पार्टी से इंपोर्ट किए गए कैंडिडेट जो हैं, उनकी निष्ठा जो है पार्टी और संगठन के प्रति उस तरह की नहीं होगी बनस्पत जो 10 साल से 20 साल से जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और बीजेपी में भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो काम करने वाले लोग हैं, पहले वो संघ के प्रयोगशाला से, उसकी पाठशाला से जो उसकी विशेषताओं को सीख कर आगे बढ़े हैं, तो उनका कार्य करने का दूसरा तरीका है। तो जाहिर सी बात जो क्लैश था बाहर से आने वाले और भीतर के लोग, उनके बीच में क्लैश था, जिसकी वजह से जो उस अंतर्द्वंद में पार्टी के खिलाफ काम न करने की जो स्थिति बन गई, उसमें लोगों ने अपने को किनारे कर लिया। अब सर बात है बिल्कुल इन तमाम बातों के बीच में एक और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि संघ और बीजेपी में क्लैश का कारण जेपी नड्डा का जो बयान, जिस तरीके से बयान की बात कही हमने, अगर उसको भी हम छोड़ दिया जाए, उसको बयान को छोड़ दिया जाए, तो क्या संघ सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार है, उस सरकार में अपना जो उनका जिस तरीके की उनकी वैल्यू लगातार हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, या पार्टी के अंदर संघ की जो वैल्यू हुआ करती थी, क्या उस घटती वैल्यू को लेकर ही संघ इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है? नहीं, देखिए, जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है और जरूरत से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, आप देखेंगे ये डिबेट आज की नहीं है। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका भी कद बहुत बड़ा था जी। और उनके बारे में भी कहा जाता था उस समय जो है संघ और उनके बीच में। इवन मैं आपको बता दूं कि जो उस समय आडवाणी जी होम मिनिस्टर हुआ करते थे, आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे और मंदिर मूवमेंट चल रहा था। मंदिर मूवमेंट चल रहा था उस समय अशोक सिंघल जी जो है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बिल्कुल एक तरह से सरकार के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है, जो ऊपर का क्लैश विचार को लेकर, विचारधारा को लेकर नहीं, प्रोग्राम्स को लेकर भी हो सकता है। तो प्रोग्राम्स में जबकि आप देखेंगे कि जब से ये वर्तमान जो सरकार चल रही थी मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने सभी चीज़ें, जो कि मुख्य एजेंडा क्या था संघ का, मंदिर था, उसके धारा 370 थी, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड था, ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जिनकी देखा जाए तो जो संघ के पास कंप्लेंट करने के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसकी पूर्ति ना हुई है। और आपने देखा होगा कि उसके साथ में ही जो 370 हटाने के बाद में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ की दिशा में जो बीजेपी प्रयास भी कर रही थी, उन्होंने 35A को खत्म किया और जो वो आपने देखा होगा कि कुछ चेंजेज भी किए। तो ऐसा नहीं है, उन लोगों ने जो चेंजेज किए उसी दिशा में थे, तो एजेंडा पूरा हो रहा था। लेकिन इंडिविजुअल या आप यूँ कहें कि जो सीट्स पे क्लैश की बात कहेंगे, तो राजनीतिक जो सत्ता में होती है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ में एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का चीफ की तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए नहीं तुलना की जा सकती, वो अपने संगठन में शीर्ष पे है और वो सत्ता में शीर्ष पे है। तो सत्ता में शीर्ष और संगठन में शीर्ष होने का, दोनों का एक क्लैश होने की बात को नैरेटिव भी क्रिएट किया जाता है ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। मुझे लगता है ऐसा कोई उनके बीच में संघर्ष वाली स्थिति नहीं है, ना कोई मतभेद है, क्योंकि वो लोग एक ही तरह से एक ही विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया कि वाजपेयी जी के टाइम में भी इस तरह की बातें उठती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी कभी कभी संघ ऑफिस, एक बार दिल्ली में संघ ऑफिस में चले गए वो। बिल्कुल सर, ये जो सब चीजों कंफ्यूजन को दूर करने के संघ को नजदीक से जाने वाला पत्रकार, कई पत्रकारों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि संघ और बीजेपी के बीच में कई प्रकार के छोटे मोटे मतभेद होते हैं, लेकिन पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो अधिकांश उनका जो साथ रहता है, वो उनका विजन जो रहता है वो सत्ता पे। एक बात और बता दूं, आपको याद होगा कि संघ की स्थापना जो है, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई है। तो 1925 में हुई है, तो अगले साल जो है 25 में जो है सेंचुरी, एक तरह से देखा जाए तो 100वां साल यानी सेंटेनरी जो है उसका सेलिब्रेशन की बात हो रही है। तो संघ इस समय जो है एक्टिव कुछ ज़्यादा इसलिए दिख रहा है कि उसको अगले साल जो है अपनी सेंटेनरी को, जो है ऐतिहासिक घटना है उसके, क्योंकि उसी के प्रयास की वजह से इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। उसी का एक पॉलिटिकल विंग बीजेपी जो है इस समय लगातार तीसरी बार जीत के सत्ता में बना हुआ है और उनके प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है पूरी तरह से हो रहा है। तो 1925 जो 100 साल का जो उनका सालगिरह मनाना है, उसके लिए एक विशेष तैयारी होगी। विशेष तैयारी के बीच में आप देखेंगे कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड नंबर ऑफ शाखाएं बढ़ गई हैं। इस समय संघ थोड़ा सा एग्रेसिव आपको इसलिए लग रहा है कि संघ को जो है अगले साल वो पूरा करना है। साथ में उनको एक एजेंडे में ये भी है कि हर साल
हर गांव-गांव तक उनकी शाखाएं प्रसारित हों। वेस्ट बंगाल में भी अगर जो बीजेपी अच्छा कर पाई, उसका परिणाम ये था कि 2014 में जो है उस समय उन लोगों ने बहुत एग्रेसिव तरीके से 2 सीट जीतने के बाद में उन्होंने शुरू किया था अपने शाखाओं का प्रयोग जो है वो लगनी शुरू हुई और रिकॉर्ड नंबर उनका बढ़ गया। इवन आप साउथ इंडिया के तमिलनाडु के गांव में देखेंगे कि शाखाएं लगनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसा नहीं, संघ अपने जो है उसका जो काम करने का तरीका वो सतत चलता रहता है किसी भी फील्ड में। आप आदिवासियों के बीच में देखेंगे, आदिवासियों के बीच में पिछले 50 साल से काम हो रहा था, इसीलिए झारखंड में भी वो प्रभावी हैं, उड़ीसा में उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। तो एक दिन में नहीं होता है। और इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, इसके पीछे एक नैरेटिव भी है ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। मुझे नहीं लगता उस तरह का कोई खास, और बाकी जो है मैं तो कहूँगा कि किसी भी जगह पे 4 लोग होते हैं या होते हैं तो उसमें अगर मतभेद वाली स्थिति मैं कह सकता हूँ कि अगर बाद में जो विचारों का जो आदान प्रदान नहीं होगा, भले ही उसमें क्लैश हो, लेकिन साथ में वो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही होंगी। ये भी तो बात है वेलफेयर के लिए। कई चीजें मनाने के लिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बात कर दी जाती है। ये भी एक उसकी बात हो सकती है। और मैं आपको बताऊं, अगर उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी की बात, तो मैं आपको एग्जांपल दूं कि वहाँ के जो उनके तीनों घटक दल जो उनके साथ में देखेंगे, ओपी राजभर की पार्टी जो है, जो नॉन यादव ओबीसी में से राजभर आती है, तो राजभर की भी पार्टी उनके बेटे जो है ओपी राजभर के लड़के जो है वहां से घोसी से चुनाव हार गए। उनका मानना था कि जो राजभर वोट बैंक है वो प्रभावी होता है, 3 से 4% बीजेपी के वोट के साथ में मिलकर जीतता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस समय जो कंसोलिडेशन था और जो संविधान बचाने की मुहिम, जो जिस तरह के जो वो नैरेटिव बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडिया ब्लॉक ने जो है उत्तर प्रदेश में प्रसारित किया और उसका असर दिखता है। आपने देखा होगा कि वो कुछ लोग नाराज़ थे, जिसकी वजह से जो ईस्टर्न यूपी में आप देखेंगे कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ जो है सीट्स आ रहे हैं। बलिया जैसी सीट हार गए, वहाँ महेंद्र नाथ पांडे जी जो चंदौली की सीट वो हार गए। ये ऐसे नहीं हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि नाराज नहीं होते या लोग डिसइल्यूजन नहीं होते। रियल इश्यूज भी कुछ हैं। आप देखेंगे बेरोजगारी रियल इश्यू है, महंगाई से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इन रियल इश्यूज की भी तो बात होगी। उससे 1% जो है जनता में कुछ परसेंट लोग नाराज होंगे। आप देखेंगे कि जो अपर कास्ट वोट बैंक है तकरीबन 7% ईस्टर्न यूपी में खिसक गया। 23% के आसपास आप देखेंगे कि नॉन ओबीसी वोट बैंक जो है खिसका है समाजवादी और कांग्रेस की तरफ। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये मंथन बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो फिर 2027 में जो है चुनाव लड़ना है, असेंबली इलेक्शन लड़ना है। अगर यूपी हाथ से चले गया तो फिर देश का सबसे बड़ा जो राज्य है वो बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। और अभी आप देखेंगे कि अभी आप जो बाई इलेक्शन होना है असेंबली में, असेंबली की कई सीट हैं जहाँ पे बाई इलेक्शन होना है, तो उस पर अगर इस तरह का मंथन नहीं होगा, ईमानदारी से उस पर काम नहीं किया जाएगा, तो फिर ये लोग बीजेपी के लिए नुकसान होगा। और साथ में आप देखेंगे कि अगर इतने अग्रेसिव विपक्ष नहीं होगा तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी क्लेम कर रही है कि 27 में हम 300 सीटों पे असेंबली चुनाव लड़ेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात दोनों तरफ से जो है जोश बना हुआ है और मंथन का दौर ये चलता ही रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और यूपी में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और सपा की जो लड़ाई है, अब उसका जो मेन नजरिया नजर आएगा वो 27 में नजर आएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव जब होंगे तो तब 27 में, क्योंकि अब पहले के मुकाबले समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, उसके साथ कांग्रेस का साथ भी है। हो सकता है चुनाव आते आते कोई अन्य दल भी समाजवादी पार्टी के नहीं। अभी और 2 बातें और कहूंगा। आप देखिए, अभी एक तो स्पीकर का चुनाव की बात चल रही है, जिसपे के ऊपर चल रहा है मामला। लोकसभा में अभी जो बजट सेशन शुरू होगा उसमें टसल अगर होता है तो अगर बीजेपी का कैंडिडेट जो जीत जाता है और टीडीपी और जेडीयू उनको सपोर्ट कर देते हैं, वो एक क्लैश का पॉइंट है। उसके बाद में आप देखेंगे अक्टूबर तक जो है महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, ये 2 प्रमुख राज्य हैं। ये सब चुनाव होने हैं जहाँ पर उसके पहले ये जो अगर कुछ चीज़ें बदलती हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल तो है ही है, लेकिन उसी के पहले का जो मंथन चल रहा है उसमें कुल मिला के जो अब चुनाव होंगे वो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि एक तरफा चुनाव अभी तक हम देखते आ रहे थे, उस तरह का चुनाव नहीं रहेगा। तो देखिए, आज के पोल पंच में यही हमने बातचीत की कि संघ और बीजेपी के बीच में आखिर क्या हुआ था, आखिर क्या वहां पर जिस तरीके की लगातार बातें आ रही थी उसका क्या नतीजे निकल रहे हैं, ये भी हमने उस पर चर्चा की और इसके पीछे क्या राजनीति है इस पर भी हमने बात की। लेकिन जब आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो हम 27 की बात करें या फिर इसी साल जो चुनाव हो रहे हैं, उस पर क्या असर पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो भी जिस प्रकार की भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसका क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे और लगातार बता भी रहे हैं। लगातार पोल पंच में आप जुड़े रहते हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए India.com।